हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो हम बात करेंगे धोखाधड़ी और छल से संबंधित अपराधों के बारे में। देखिए, नया कानून जब से आ गया है, धाराओं को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। सबको हो रही दिक्कत, चाहे वो अधिवक्ता हों, चाहे जज साहब लोग हों, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे आम आदमी हो, सबको समस्या होती है धाराओं के बारे में। पहले क्या था भाई, रटी रटाई बात थी। 419, 420, 467, 468, 468 आईपीसी के तहत हम लोग जानते थे कि भाई धोखाधड़ी का मामला है। लेकिन जब से नया कानून आ गया है, अब भैया इस तरह में एफआईआर दर्ज हो रही है। कैसे कैसे हो रही है? धारा 319(2), 318 का 4, 337, 338, 336(3), 340(2) बीएनएस में एफआईआर दर्ज हो रही है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में एफआईआर हो रही है। अब तो समस्या यह है कि इनको समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ है। देखिए, जो 420, 419, 467, 68 की धाराएं थी, यही सब धाराएं हैं भाई। 420 ही जो लोग व्यक्ति करते थे यही है। धोखाधड़ी, छल, कूट रचना, इट्रेसेट्रा सभी 5-6 धाराएं हैं ना। यही सब आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर एफआईआर दर्ज हो रही है इन धाराओं में, तो आप कैसे इनसे बच सकते हैं और कैसे निकल सकते हैं। इन धाराओं का मतलब क्या है, इनमें सज़ा क्या प्रावधान की गई, सब कुछ हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए, जो पहली धारा आज की हमारी होगी वह है सेक्शन 319 का सब क्लॉज 2। इसी में एफआईआर आपको मिलेगी भारतीय न्याय संहिता। ठीक, अब देखिए, धारा 319(2) के तहत तो भाई दंड का प्रावधान किया गया है प्रतिरूपण द्वारा छल का। क्या? प्रतिरूपण द्वारा छल। और सेक्शन 319(1) में दिया गया है प्रतिरूपण द्वारा छल की परिभाषा। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है प्रतिरूपण। छल तो जानते हैं भाई, छल हो जाता है, मेरे साथ छल हुआ। प्रतिरूपण क्या होता है? देखिए, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, समझिएगा, प्रतिरूपण का मतलब क्या है? प्रतिरूपण। देखिए, प्रतिरूपण, प्रति मीन्स फोटोकॉपी समझ लो भाई। एक प्रति, दो प्रति, तीन प्रति, मतलब हम समझने के लिए समझेंगे। प्रति माने फोटोकॉपी वगैरह, आरोपण मान हूबहू दूसरा। तो देखिए क्या होता है, चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे कोई वस्तु हो सकती है। व्यक्ति या वस्तु, चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे कोई वस्तु हो सकता है, उसकी नकल करके अगर कुछ बनाया जाता है जिससे व्यक्ति का काम हो जाए, वह प्रतिरूपण है। यह एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसीडिंग है प्रतिरूपण। प्रतिरूपण से आप किसी वस्तु को इधर हूबहू बना सकते हैं, एक प्रति दूसरी प्रति बना सकते हैं। अब आप समझेंगे कि व्यक्ति की कैसे बनाएंगे भाई। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है, उसके स्थान पे कोई दूसरा जब खड़ा होकर कह देगा मैं हूँ, मैं फला नाम का व्यक्ति हूँ, तो उस तरह का प्रतिरूपण हुआ वहाँ पर। अब वो छल हो रहा है इस तरह। तो प्रतिरूपण द्वारा छल का मतलब यही कह रहा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का बेईमानी पूर्वक आशय से किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे प्रकार की वस्तु का सामने आना ही क्या होता है? प्रतिरूपण द्वारा छल होता है। जैसे अब कोई व्यक्ति मर गया है, या शहर में है, नहीं यहाँ पर है, अब वोटिंग चल रही है, वोट देने के लिए कोई उसके नाम पर दूसरा जा रहा है कि भाई मैं वोट दूंगा। वो जो होते हैं जांच करने वाले, हाँ आप ही हैं, हाँ देखिए वहाँ पर आईडी कार्ड वगैरह दिखाते हैं तो लगता है कि वही है। तो ऐसे क्या हुआ, उसके दूसरे स्थान पर जाकर वह काम कर रहा है, तो यह प्रतिरूपण द्वारा छल। तो प्रतिरूपण द्वारा छल होता है, तब ऐसे व्यक्तियों को कितने साल की सजा होगी? 5 साल। कितना? 5 साल की सजा होगी भाइयों, 5 साल की सजा। अगर प्रतिरूपण द्वारा छल किए तो 5 साल की सजा होगी या फिर जुर्माना होगा। प्रतिरूपण द्वारा छल में
5 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। और देखिए यह संज्ञेय अपराध है। क्या है? संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है और इसकी सुनवाई कोई भी कर सकता है। कोई बोले तो एनी मजिस्ट्रेट, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी सुनवाई हो सकती है। सॉरी 319(2) जो है जमानती अपराध है। क्या है? जमानती अपराध है। देखिए 319(2) यानी पहला सेक्शन जो हमारा है, प्रतिरूपण द्वारा छल होता है। अगर कोई इस तरह का अपराध करता है 319(2) के तहत तो वह संज्ञेय अपराध तो है, लेकिन जमानती अपराध है। कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। बताइए ये बात आपको समझ में आ गई? आई हो तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब चलेंगे, बात करेंगे सेक्शन 318 का सब क्लॉज 4। सेक्शन 318 का सब क्लॉज 4 भारतीय न्याय संहिता। हाँ, यह क्या कहता है? 318 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है? यह बात करता है छल, छलिया, छलने वाला। देखिए किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखा भी कह सकते हैं भाई छल को, किसी व्यक्ति को धोखा देकर धोखाधड़ी या बेईमानी पूर्वक उस व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए प्रेरित कर देता है। किसी व्यक्ति को छल से या धोखा से धोखाधड़ी करके उस व्यक्ति को बेईमानी पूर्वक प्रेरित कर लेता है कोई संपत्ति देने के लिए, तो वह क्या होता है? छल होता है। या किसी व्यक्ति को कोई वस्तु संपत्ति देने के लिए उसकी सहमति प्राप्त कर लेता है, देने के लिए उसकी सहमति प्राप्त कर लेता है, रखने के लिए उसकी सहमति प्राप्त कर लेता है, वह 318 के तहत छल कहलाता है, धोखाधड़ी। और इसको जो है, इसमें 7 साल की सजा है। कितना साल? 7 साल की सजा है। और इसमें सजा के साथ साथ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। यानी जो पहला था 319(2) वाला, इसमें या तो जुर्माने से भी आप छोड़ सकते थे, 5 साल सजा काट सकते थे, लेकिन जहां आपको 318(4) लग गया भैया, वह क्या हो गया? 7 साल की सजा। और 7 साल की सजा जानते हैं आप है ये क्या होती है? अजमानती अपराध होते हैं, अजमानती अपराध होते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए अगले सेक्शन चलते हैं। हाँ भाई, इसको भी क्या करते हैं? फर्स्ट जेम यानी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट की सुनवाई करेगा। यह भी संज्ञेय अपराध है। 318(4) हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए 337 BNS 337, इसको जरा देख ले भाई साहब, क्या ये क्या कहता है? दोस्तों 337 बात करता है रिकॉर्डों के बारे में। वह रिकॉर्ड चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं या डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड हो सकते हैं। उन रिकॉर्डों की बात करता है कि कोर्ट का रिकॉर्ड या पब्लिक का रिकॉर्ड। किसका? कोर्ट का रिकॉर्ड या पब्लिक का रिकॉर्ड। कि अगर आप कूट रचना करते हैं, क्या करते हैं? कूट रचना, कूट रचना करते हैं किनकी किनकी? चाहे वह पब्लिक की हो या कोर्ट की हो। अब देखिए यह क्या कह रहा है? पब्लिक डॉक्यूमेंट माने सार्वजनिक डॉक्यूमेंट, और कोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है। अब इसमें क्या, किसकी कूट रचना होती है? कूट मतलब दूसरी कोई कॉपी बना लेते हो। देखिए आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब इनका जो है फर्जी आप तरीके से कूट रचना करके दूसरा अगर तैयार करते, कहीं पेश करते हैं, काम करते हैं, तो भाई साहब वह 337 के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। बताइए 337 समझ लीजिए क्या कहता है? सिंपल सी बात में कि वह पब्लिक का या कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट जिसकी कूट रचना की गई हो, वह 337 के तहत दंड देने का प्रावधान है। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं है। और इसमें भी क्या है? सेम टू सेम यही सब है। 7 साल की सजा है,
प्लस जुर्माना है, अजमानती है। लेकिन देखिए ब्रेक लग गया भाई, 337 जो है यह 7 साल की सजा है, प्लस जुर्माना है, और फर्स्ट जेएम द्वारा इनकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन यह असंज्ञेय अपराध है। क्या है? असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी इन मामलों में पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं कर सकती है। इनको बोले तो एनसीआर है। क्या है? एनसीआर। अब कहेंगे 7 साल की सजा में एनसीआर? जी हाँ, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग हमारे BNSS में दिया गया है कि यह असंज्ञेय अपराध है, तो भाई साहब असंज्ञेय अपराध है। चलिए मामला यहां तक आपको फिनिश। चलिए अब दूसरे सेक्शन, हम एक सेक्शन कवर कर लिए हैं, अब चलेंगे 338 की तरफ। BNS 338 क्या कहता है भाई साहब, इनको भी फटाफट कवर कर लेते हैं। 338 करता है कि मूल्यवान प्रतिभूति की, वसीयत की इत्यादि किसी भी डॉक्यूमेंट की कूट रचना करे। किसी भी, चाहे वो मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है या विल वसीयत हो सकती है, उनकी अगर कूट रचना करते हैं तो भाई साहब आपको आजीवन सजा हो सकती है, आजीवन कारावास। देख रहे हैं ना कितना गंभीर है ये? देख रहे हैं ना? अभी देखते रहिए क्या इसमें ट्विस्ट है, एक भी ट्विस्ट है इसमें। आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा, और साथ ही साथ इसमें जुर्माना भी हो सकता है। यह भी फर्स्ट जेएम द्वारा इनकी सुनवाई की जा सकती है। अजमानती अपराध है, अजमानती अपराध। अब देखिए मामला तो हो गया यहां तक सही, आजीवन कारावास है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब लेकिन यह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बोले तो असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय। आप बताओ, यह भी एनसीआर है, यानी कि पुलिस डायरेक्ट इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। एनसीआर है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के तहत। बताइए ठीक है? तो 338 समझ में आया? बिल या वसीयत या मूल्यवान प्रतिभूतियों की कूट रचना होती है तो आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सजा, फर्स्ट जेएम, अजमानती अपराध है लेकिन असंज्ञेय अपराध है। अब चलिए भाई ये भी हो गया, तो आगे चलते हैं 336 का सब क्लॉज 3। BNS 336 का सब क्लॉज 3, ये देखिए क्या कहता है। यह देखिए बात करता है कूट रचना क्या है। अगर कोई व्यक्ति कूट रचना छल करने के लिए करता है, कूट रचना छल करने के लिए करता है, तब क्या होगा? तब वह BNS का सब सेक्शन 336(3) के तहत दंड दिया जाएगा, और ऐसे व्यक्तियों को 7 वर्ष की सजा, 7 वर्ष प्लस जुर्माना, और यह क्या है? यह संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध, अजमानती अपराध है। फर्स्ट जेएम द्वारा इनकी सुनवाई की जा सकती है। BNS 336(3) के तहत 7 साल की सजा होगी, संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, फर्स्ट जेएम द्वारा इनकी सुनवाई की जा सकती है। आखिरी सेक्शन आज का 340(2) देख लीजिए। BNS 340 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? देखिए यह कहता है कूट रचित दस्तावेज, कूट रचित दस्तावेज जो मिथ्या है, मिथ्या तो है ही भाई, कूट रचित दस्तावेज या मिथ्या दस्तावेज इसको कह सकते हैं। कूट रचित दस्तावेज या मिथ्या दस्तावेज जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट के रूप में भी हो सकते हैं। इनका अगर असली के रूप में कोई उपयोग करता है, क्या करता है? कूट रचित दस्तावेज या मिथ्या दस्तावेज, इसको कोई असली के रूप में उपयोग करता है, तब वह 340(2) के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। यह जो है यह अपराध संज्ञेय है, जमानती अपराध की श्रेणी में आया है। फर्स्ट जेएम द्वारा इनकी सुनवाई की जा सकती है, लेकिन
अब इनके दंड की बात करें तो जो कूटरचना के लिए दंड दिया जाएगा वही दंड इसमें भी 340(2) में दिया जाएगा। तो भाई साहब बताइए, आप लोग सब कुछ समझ में आया? जो नहीं समझ में आया है आप कमेंट करिए, मैं फिर से बता दूंगा वो चीज़ें आपको, आप समझ लीजिएगा आसानी से। अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।